हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल सीक्यू साइंस जोन पर। तो हमारी जो बीएससी सेकेंड ईयर की जो क्लासेस चल रही थी, तो उसके अंदर कल की क्लास के अंदर मैंने करवाया था आपका जो यूनिट नंबर सेकंड आपकी चल रही है, ठीक है। उसके अंदर कल की क्लास के अंदर मैंने आपको करवाया था जो अभी आपका दिक् काल अंतराल होता है उसके बारे में बताया था, और जो कॉम्पटन विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, उसके बारे में मैंने कल की क्लास के अंदर आपको बताया था, ठीक है। आई होप आप सभी ने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के इसके पीछे का वीडियो देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि जितने भी मैंने वीडियो करवाए हैं, जितने मैंने टॉपिक करवाए हैं, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। और वैसे भी आपके एग्जाम नियर बाई हैं, एग्जाम आपके नज़दीक हैं, इसलिए हमको इंपॉर्टेंट टॉपिक जल्दी से कवर करने होंगे, ठीक है। तो शुरुआत करता हूँ आज के सेशन की। आज के हमारे सेशन के अंदर क्या होने वाला है, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बीच में लाने आया हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप सभी को एक बात बता दूं कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो साथ में जो आपका बेल आइकन है उसको क्लिक कर देना, ताकि आपको जैसे मैं क्लास डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है, ताकि आप लेट ना हो, ठीक है। लाइक और कमेंट किया करो ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, तो हम अपनी क्लासेस कंटिन्यू रख पाएँ, ठीक है। आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तभी हम कुछ एक्स्ट्रा क्लासेज आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक ला पाएंगे, ठीक है। आप लोग सपोर्ट ही नहीं करोगे तो हमारा मैन कैसे करा के वीडियो डालें, ठीक है। तो देखो, शुरुआत करता हूँ आज के सेशन की। आज सेशन के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, आज के सेशन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं किस चीज़ के बारे में, जो जड़ते हुए द्रव्यमान केंद्र तंत्र होते हैं वो क्या होते हैं। कौन से जड़ते हुए द्रव्यमान केंद्र क्या होते हैं, तंत्र क्या होते हैं, उनके बारे में देखेंगे आज की इस क्लास के अंदर। थोड़ा सा देखना, डेफिनेशन देखेंगे पहले इसकी, कि वह निर्देश तंत्र या निकाय जिसमें उस निकाय का संवेग शून्य होता है, यानी कि ऐसा निर्देश तंत्र, ऐसा निकाय जिसमें उस निकाय का संवेग क्या हो, शून्य हो, यानी कि निकाय का जो संवेग है वो टोटली शून्य होगा, जीरो होगा। क्या कहलाता है आपका, जड़ते हुए द्रव्यमान केंद्र कहलाता है, यानी कि द्रव्यमान केंद्र कहलाता है, सेंटर ऑफ मास कहलाता है, ठीक है। जैसे मैं आपकी बात करूं जिसमें आपको P1 और P2 दो संवेग है, ये आपका शून्य है, चाहे संवेग आप कितने भी ले लीजिए, इन दोनों की स्थिति शून्य होती है, संवेग क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। अगला इसमें आता आपका प्रयोगशाला निर्देश तंत्र। एक तो होता है लेबोरेटरी निर्देश फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक होता है आपका प्रैक्टिकली वाला, ठीक है। देखिए प्रयोगशाला निर्देश तंत्र क्या होता है, वह निर्देश तंत्र जिसमें किसी घटना को प्रेक्षित किया जाता है, यानी कि ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें किसी भी घटना को, किसी भी एक्सीडेंट को प्रेक्षित किया जाता है, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र कहलाता है। अब आगे का जो मैं आपको टॉपिक करवाने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पीछे भी कई बार आ चुका है और इस बार भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो देखना टॉपिक क्या है, चतुर्विम सदिश संरूपण में युग्म उत्पादन, यानी कि पेयर प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, युग्म उत्पादन के बारे में हम पढ़ेंगे। आपका जो चतुर्विम सदिश संरूपण होता है उसके अंदर आपका युग्म उत्पादन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा देखेंगे, ध्यान से देखना। मुक्त आकाश में प्रबल बाहरी क्षेत्र की उपस्थिति में गामा किरण फोटोन के इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन के युग्म से विभाजित होने लगती है। ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना क्या कह रहा है। मुक्त आकाश में प्रबल बाहरी क्षेत्र की उपस्थिति में, जो बाहरी क्षेत्र होता है वो कैसा होता है, प्रबल होता है, ठीक है, ज्यादा इफेक्ट होता है उसका। प्रबल बाहरी क्षेत्र की उपस्थिति में गामा किरण फोटोन के इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन के युग्म में विभाजित होने के कारण, आगे देखना, देखिए इसको मैं थोड़ा सा कंबाइंड आपको जोड़ के चलता हूं, इसको ध्यान से देखते हुए चलना आपको। देखिए इसको, देखिए इसको जोड़ के चलना हमें, क्योंकि हमें अच्छे से कवर करना है, चीज को समझना है। क्या कह रहा है, फिर मुक्त आकाश में प्रबल बाहरी क्षेत्र की उपस्थिति में गामा किरण फोटोन के इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन के युग्म में विभाजित होने की परिघटना को युग्म उत्पादन कहते हैं। अब जो भी आपका फोटोन होता है उसके इलेक्ट्रॉन
और पॉजिट्रॉन के दोनों के अंदर विभाजित होने की जो भी आपकी प्रोसेस होती है, जो भी घटना होती है, जो परिघटना होती है, उसको हम क्या कहते हैं? युग्म उत्पादन कहते हैं, पेयर प्रोडक्शन कहते हैं, पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, शब्दों में देखें 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वाली ऊर्जा या इससे अधिक ऊर्जा के गामा किरण फोटोन के इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के युग्म को विभाजित होने की परिकल्पना को युग्म उत्पादन कहते हैं। अब इसको, ये तो थी आपकी मैथमेटिकल डेफिनेशन, यानी गणितीय स्वरूपण में, गणितीय रूप के अंदर, फिजिक्स की लैंग्वेज के अंदर, ये तो थी आपकी फिजिक्स के अंदर डेफिनेशन इसकी। अब मैं बात करूँ शब्दों में हम क्या लिखेंगे इसको, एग्जाम के अंदर जैसे शब्दों में हमको लिखना डेफिनेशन, तो हम क्या लिखेंगे? उसको लिखने के लिए किस प्रकार से लिखना है, इस चीज को समझना कि 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा या फिर इससे अधिक ऊर्जा के, या तो ये ऊर्जा होगी या फिर इससे अधिक ऊर्जा होगी। ठीक है, इससे अधिक ऊर्जा के गामा किरण फोटोन के इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के युग्म को क्या करती हैं? विभाजित करती हैं, और उनके विभाजन को ही क्या कहते हैं? युग्म उत्पादन कहते हैं। ठीक है, एक नया युग्म बनता है, नया जोड़ा बनता है, उसे ही कहते हैं युग्म उत्पादन प्रोसेस। ठीक है, अब इसके लिए जो आवश्यक कंडीशंस आपकी, इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, नेसेसरी रिक्वायरमेंट जो भी है वो कौन कौन सी है वो देखना। युग्म उत्पादन के लिए जो आपकी पेयर प्रोडक्शन होती है उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है कि ये चीजें होंगी तभी ये चीज होगी। ठीक है, देखना ध्यान से। रिक्वायरमेंट कंडीशंस, गामा किरण फोटोन की ऊर्जा या देहली ऊर्जा कितनी होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए किसके? 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। अब जो आपकी गामा किरण होती है उसमें जो फोटोन होते हैं, या तो उसकी ऊर्जा या फिर देहली ऊर्जा, उसका मान क्या होना चाहिए आपका? जो आपको मान दिया गया है ऊर्जा का उससे अधिक होना चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसमें, गामा किरण फोटोन को मुक्त आकाश में किसी प्रबल बाहरी क्षेत्र से अन्योन्य क्रिया करनी चाहिए। अब ये चीज थोड़ा सा इसमें आपको डिस्टर्बेंस होगी, थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन ध्यान से सुनना, क्योंकि आप ध्यान से सुनोगे तो आप अच्छे से इसको क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। गामा किरण फोटोन को मुक्त आकाश में, गामा किरण जो होती है वो फोटोन को मुक्त आकाश में किसी चालक या प्रबल बाहरी क्षेत्र से अन्योन्य क्रिया करनी चाहिए। गामा किरण को किसी प्रबल बाहरी क्षेत्र से क्या करनी चाहिए? क्रिया करनी चाहिए, तभी ये घटना है आपकी प्रक्षिप्त होगी। ठीक है, अगला था आपका लोरेंज बल का सहचर रूप। जो आपका लोरेंज बल होता है, लोरेंज फोर्स होता है, उसका जो सहचर रूप है उसको देखेंगे। देखिए एफ म्यू, ये लोरेंज बल है, एफ म्यू बराबर हो जाएगा क्यू यू वी एफ म्यू वी। आप सोच रहे होंगे कि अचानक से ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया। आपको इस चीज को डिस्क्राइब करते हुए बता दूं कि जो ये टॉपिक मैंने करवाए हैं ये बीच में से निकाल के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो करवा कर रहा हूँ, सिर्फ क्योंकि आपको टॉपिक वाइज चलेंगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आपके एग्जाम नज़दीक है। और बात रही टॉपिक वाइज चलने की, तो मैं एक सीरीज लेकर के आऊँगा, उसके अंदर आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा। ठीक है, आपको तो क्या फायदा हो पाएगा उससे, अगले सेशन वाले को तो फायदा होगा। ठीक है, क्योंकि उनको मिल जाएगा सेशन पूरा। इस बार के लिए हमें थोड़ा यही पढ़ना होगा। ठीक है, देखो अब इसमें विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B में U वेग से गतिशील, विद्युत क्षेत्र E और चुंबकीय क्षेत्र B में U वेग से गतिशील आवेश Q वाले कण पर लगने वाला लोरेंज बल क्या होता है? हमको पता है F बराबर क्यू भी होता है, साइन थीटा होता है लोरेंज बल। अब इसको देखेंगे, वही फॉर्मूला है, वही सिस्टम है, वही तंत्र है, देखना क्या प्रोसेस है इसकी रहने वाली है। F बराबर आपका हो जाएगा क्यू ई प्लस यू क्रॉस बी, क्यू वी बी। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 दे देगी, आपका लोरेंज बल हो जाएगा। ठीक है, अब इसका टी के सापेक्ष में क्या करना है? अवकलन करना है। dp अपॉन dt क्यू, वेग में परिवर्तन क्या होता है? संवेग क्यों, ई प्लस यू क्रॉस बी, dt है यहाँ पर आपका गामा यू डी टाउ रखने पर। अब dt है, इसकी जगह क्या रख देंगे हम? गामा यू डी टाउ रखने पर dp अपॉन dt बराबर क्यों गामा ई प्लस गामा यू
u क्रॉस b, इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे। प्रोसेस थोड़ी टफ है लेकिन अच्छे से करोगे, 2-3 बार लिखोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखिए आगे। अब आगे की जो प्रोसेस है वो ध्यान से देखना। वी यू, जो गामा यू है आपका, वो क्या होता है, हमने पहले ही पढ़ा है। गामा की वैल्यू क्या होती है कि 1/√1 - v² होती है। ठीक है, ये आपका v है, यहाँ पर u नहीं है। ठीक है, गामा v आपका गामा क्या होता है, 1/ लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के अंदर पढ़ा है हमने, 1/1 - v²/c²। समीकरण 2 में p बराबर p और गामा u बराबर u और v4 बराबर IC गामा 4 रखने पर, ये थोड़ी चीजें ध्यान में रखने वाली बातें हैं, ये बातें जो आपके ध्यान में रखने वाली है। ठीक है, इनको ट्रांसफर करने पर, रखने पर अब वही समीकरण आ जाएगी dp/dt। क्यों, v4 आपका देखो इसकी जगह रखा था ना 1e/c v क्रॉस b, समीकरण नंबर 3 दे दिया इसको, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब आगे देखिए, ये तो था आपका इक्वेशन नंबर 3। अब कहता है p व q चतुर्विम संवेग व चतुर्विम वेग के आकाशीय घटक हैं। p व q क्या है, चतुर्विम वेग और चतुर्विम संवेग के क्या है, आकाशीय घटक है। ठीक है, इसका कंपोनेंट है। ठीक है, समीकरण 3 से घटकों से। अब जो समीकरण 3 से क्या करेंगे, इसके अंदर जो समीकरण नंबर 3 आपका ये, इसमें घटकों से क्या करेंगे, dp1/dτ q u i(e1/c), देखो सेम है, u2 b3 u3 b2। ठीक है, अब देखो आगे, यहां पर f11 बराबर 0 हो जाएगा, f12 बराबर हो जाएगा आपका b3, f13 बराबर माइनस का b2 और f14 बराबर हो जाएगा i(e1/c). ठीक है, इसके अंदर से देखो। ठीक है, अब कह रहा है dp1/dτ बराबर q u v1 क्रॉस v1 f11 प्लस v2 f12 प्लस इसी प्रकार आपका u3 f13 u4 f14। ठीक है, ऐसी प्रोसेस चलती रहेगी। आप सोच लेंगे थोड़ा टफ है यार, देखो आपको बता दूं टफ है, इसको मैं भी ज़्यादा इतना समझा नहीं सकता, जैसा है वैसा ही मुझे कराना पड़ेगा। ठीक है, देखो dp1/dτ q u v f1v, जहां पर आपका v है ना, इसकी जगह का रखना आपको 1 2 3 4 रखना है। अब आपको चारों घटक ज्ञात करने हैं, इसी प्रकार दूसरे व तीसरे के लिए ज्ञात किए जा सकते हैं। ये आपका पहले के लिए था, dp1 के लिए है, dp2 और dp3 के लिए ज्ञात कर सकते हो। dp2 वाला ये कंडीशन हो गई है, dp2 dτ/qvv और f2v, और यहां पर ये भी सेम है। इसी प्रकार इसमें देखो आप d3 के लिए ये सेम कंडीशन d3 के लिए हो जाएगी, dp3 वैसा का वैसा, और जो भी यहाँ पर वैल्यू थी वो वहाँ पर रख देना है। ठीक है, ये इससे निकल के आ जाएगा 31 b2j f22 कोमा माइनस का b1 और f23 की होती है 0 और f24 होता है IE/c। ठीक है, अब लॉरेंज बल का जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आज के इस सेशन का क्या है कि लॉरेंज बल का चौथा घटक ज्ञात के लिए, अब चौथा घटक ज्ञात करेंगे क्योंकि हमें मोस्टली वही चाहिए, लॉरेंज बल का चौथा घटक चाहिए, मोस्टली तो इंपोर्टेंट वही है। लॉरेंज बल का चौथा घटक ज्ञात करने के लिए P4 बराबर आपका IE/c हो जाएगा। इसका t के सापेक्ष में क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन कर देंगे। जैसे ही इसका हम समाकलन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, dE/dt qu.e। अब P4 आपका IE/c है, गामा v dτ और u बराबर है गामा v u रखने पर, यहाँ पर रख देंगे। रखने के बाद हमारे पास में इक्वेशन क्या मिलेगी, dp4/dτ बराबर iq/c u/v u/e। ठीक है, अब समीकरण को घटकों में लिखने पर, अब जो ये समीकरण आपका इक्वेशन है इसको कंपोनेंट में लिखेंगे, किस में लिखेंगे, घटकों में लिख देंगे। जैसे ही इसको हम घटकों में लिखेंगे तो हमारे पास आएगी, ये निकल के आएगी dp4/dτ q v1 f(v1) प्लस v2 f(v2) प्लस v3 प्लस f(v3) प्लस v4 f(v4), ये घटकों में लिख दिया। f
V1 बराबर हो जाएगा आई ई वन अपॉन सी, एफ यू टू बराबर हो जाएगा आई ई टू अपॉन सी, एफ ई थ्री बराबर हो जाएगा आई ई थ्री अपॉन सी, एफ फोर बराबर हो जाएगा सेम का सेम। ठीक है, डी पी फोर बराबर डी टाउ बराबर क्यू यू वी एफ यू वी, वी बराबर आपका 1 2 3 4 रख देना। इसी से आपके तीनों के लिए निकल, चारों के लिए निकल जाएंगे। अब इसमें देखो यू ए यू बी और यू सी यू डी को प्रदिश रूप में लिखने पर, जैसे हम इसको टेंसर रूप में लिखेंगे, प्रदिश रूप में लिखेंगे, तो क्या निकल के आएगा हमारे पास में, एफ म्यू बराबर चतुर्विम बल क्या होता है, टी पी म्यू अपॉन डी टाउ बराबर क्यू यू वी एफ म्यू वी। ये चीज ध्यान में रखनी है आप, लास्ट में आपको जो रिजल्ट है वो अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि रिजल्ट गलत कर दोगे आप, गलत करोगे एग्जाम के अंदर तो आपको नमाज का वो कट जाएंगे। बीच में आप लोगों ने चाहे कैसा भी किया हो, आपको थोड़ी थोड़ी प्रोसेस याद है, थोड़ी नहीं है, भूल गए हैं, तो उसका सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका जो मेन जो आंसर है वही गलत होगा तो एग्जामिनर नंबर कैसे देगा। ठीक है, तो एफ म्यू बराबर हो जाएगा आपका डी पी म्यू अपॉन डी टाउ बराबर क्यू यू वी एफ म्यू वी, जहां म्यू वी बराबर आपका रख देना 1 2 3 4, ये आपका समीकरण 5। और यही हमारा आज के जो सेशन है इसका जो भी चतुर्विम बल का जो भी आपका चौथा घटक है वो ज्ञात हो जाएगा, इसमें से रख के ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, ये तो था आज का हमारा टॉपिक। तो आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी को समझ में नहीं आया है तो रिवाइज कर लेना, लिख लिख के 2 3 बार प्रैक्टिस करना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।